ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जस्ट 2 दिन पहले नीट के पेपर 2021 का आयोजन किया गया और जिसके अंदर भी जिन बच्चों का स्कोर बढ़िया बन रहा है, जिनका भी पेपर अच्छा हुआ है, वो सभी स्टूडेंट बधाई के पात्र है। और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है, उनको भी फेलियर से सीखना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां रही है, उन कमियों को सुधारना है और आगे जो भी आपका आएगा उसके अंदर आपको बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा करना है। तो इससे निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है, क्योंकि देखिए आप जब एक बार असफल हो जाते तो उससे आपको कुछ सीख लेनी है, बाकी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता ना। आप टेंशन करोगे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बच्चों, जिनका भी पेपर बढ़िया हुआ है वो बधाई के पात्र है, जिनका बढ़िया नहीं हुआ है वो आने वाले अगले साल, 1 साल के लिए और भी अच्छे से मेहनत करें, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करेंगे वो सभी लोग। और बेटा आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नीट 2021 के अंदर जो पेपर आया है फिजिक्स का। यदि अपन पेपर की बात करें, पेपर बहुत अपन वैसे बोला जाए तो मतलब इजी था, इतना अपन टफ नहीं कह सकते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे, बाकी पेपर का जो लेवल था वो अपन इतना ईजी भी नहीं कह सकते, टफ भी नहीं कह सकते, हाँ मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। तो मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब इस्तेमाल करता हूँ आपके अपने प्यारे से, खूबसूरत से, अच्छे से डिजिटल प्लेटफॉर्म मेंटोर मंगल पे। चलिए बच्चा, आज का पेपर अपन फिजिक्स का पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे जो पेपर में हमारे को जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, वो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि एक कण है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे को दिया गया था फर्स्ट कि एक कण है, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई से गिराया जाता है। एक कण है, ये पृथ्वी सतह है, ठीक है, यहाँ से h ऊंचाई से हम गिरा रहे हैं इसको, यहाँ से ये ऊंचाई बेटा दे रखा है और यहाँ पे एक कण है, इसको हम h ऊंचाई से गिरा रहे हैं। कुछ निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना है। कुछ निश्चित ऊंचाई पर हम देख लेते हैं, मान लिया कि वो ऊंचाई ये है कि यहाँ से h ऊंचाई पर मान लेते हैं कि बॉल जब यहाँ पर आती है तो इसने एक हिंट्स दे दी है। हिंट्स क्या दे रखी है बच्चा कि यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी को अपन K से लिखेंगे और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना यानी कि 3U है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगी वो, तो इसने बोला कि इस कण की पृथ्वी सतह से ऊंचाई तथा कण की चाल क्या होगी। इस क्षण कण की पृथ्वी सतह से ऊंचाई यानी कि आपको ये हाइट निकालने की, भाई हाइट क्या होगा और कण की चाल क्या होगी। तो चलिए हम चेक करते हैं कि कण की स्पीड यहाँ पे क्या होगी। चलिए बेटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है एकदम, अपन बोल सकते हैं लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। कैसा है? लल्लू टाइप का। देखो यहाँ पर आप करो, जब s ऊंचाई पर होगा इस समय आप पता कर लो कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, तो अपन लिखेंगे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो हम लिख देंगे कण मतलब बिंदु A पर कुल ऊर्जा। क्या लिखोगे आप? बिंदु A पर कुल ऊर्जा क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी को अपन ई से लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? गतिज ऊर्जा यहाँ पे बेटा, अरे स्थिर अवस्था के अंदर हो ना, गतिज ऊर्जा क्या होगी? 0 होगी, प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? अरे यहाँ से हाइट कितनी है? h, तो हम लिखेंगे mg करके, ठीक है। अब इसने बोला है कि बिंदु B पर निकाल लेते हैं, बिंदु B पर कुल ऊर्जा, ठीक है, बिंदु B पर कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। अरे यहाँ पर एक हिंट दे रखी है कि यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा की कितनी है? 3 गुना। अरे बताओ ना भाई, h हाइट पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? इसके हिसाब से हम देखेंगे तो एनर्जी यहाँ पर क्या आनी चाहिए? mgs। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? अरे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3 गुना है। किसकी 3 गुना है? स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर कितनी होगी? mgh। अरे mgh होगी ना यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर अपन बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा mgh होगी, क्योंकि यहाँ से हाइट कितनी है? h है। और इसने बोला है कि यहाँ पे यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी। अरे काइनेटिक एनर्जी क्या कि 3 टाइम्स ऑफ u को हमने ये ले लिया है, तो इसका 3 गुना करोगे तो क्या आएगा? 3 mgh, यानी कि यहाँ पे टोटल एनर्जी बेटा कितनी आ जाएगी? 4 mgh। यानी कि यहाँ पर एनर्जी है mgs, यहाँ पर एनर्जी है 4 mgh, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। अरे एनर्जी कंजर्वेशन तो यही बोलते हैं ना, तो अब लिख देंगे mgs इज इक्वल टू 4 mgh। लिखेंगे ना, m से m मर गया, g से g मर गया, यहाँ से हमारे पास में s/4 आंसर निकल के आ जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? s/4 हो जाएगी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर, इसने बोला कि कण की चाल क्या होगी। अरे यहाँ पर कण की चाल मान लेता हूँ मैं, क्या मान लेता हूँ? कण की चाल v मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं गतिज ऊर्जा को लिखूंगा हाफ mv² से इज इक्वल टू 3 इंटू u का मान क्या होगा? यहाँ पर h ऊंचाई पर है तो mgh होगा, तो सर h कहाँ से निकाले, ये तो हम फंस गया।
अरे एज यहाँ पे निकाल चुके हैं ना, s/4, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर, m से m मर गया, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे अपन काटेंगे इसको, ये कट गया 2 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा g, यहाँ पे आ जाएगा s और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये होगा ना 3/2, अंडर रूट में आ जाएगा, तो यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3gs/2। हाइट देखो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, देखो हाइट कितनी आ रही है, s/4, यानी कि s/4 सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, और गतिज ऊर्जा आनी चाहिए अंडर रूट 3gs/2, और ये फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं इसका, और नेक्स्ट दे रखा है बड़ा लल्लू टाइप का क्वेश्चन है ये, सेकंड वाला भी, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसको बेटा आप कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। सेकंड जो बेटा क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, वो दिया हुआ है, हाँ, दिखाए गए अनंत लंबाई के एक चालक तार में एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सेकंड का देखेंगे हम बेटा, सॉल्व करेंगे। इसमें एम्पियर 5 एम्पियर करंट दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से इसने हाइट दे रखी है ये वाली बेटा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, और यहाँ पर इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है और इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है 10⁵ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड दे रखी है बेटा, ठीक है। तो इसने बोला है कि उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए, कि हाँ भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ना उसके ऊपर कितना बल लगेगा वो बताना है आपको। पहली बात तो ये है कि ये जो तार दे रखा है बेटा आपको अनंत लंबाई का दे रखा है, कितनी लंबाई का दे रखा है, अनंत लंबाई का दे रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, अरे ये तार है ना बेटा, इस तरीके से दे रखा है, हमें पता है कि इस तार में यदि धारा इस दिशा में बह रही है तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो बाहर की ओर आएगा ना, बी की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, यानी कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। कितना होता है हमें ये पता होना चाहिए कि अनंत लंबाई के तार की वजह से जो होता है वो होता है μ0I/2πr, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर को निकाल लेंगे। अरे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हम लिखेंगे μ0/2I/4πr करके बेटा लिख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷ 2 इंटू आई की वैल्यू दे रखी है, अरे इस तार में बहने वाली धारा 5 एम्पियर दे रखी है, आर का मतलब यहाँ से डिस्टेंस, अरे यहाँ से डिस्टेंस आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻2 लिखेंगे। ओके, इसको सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आएगा, देखो 10⁻2 है, यहाँ पे 10⁻5 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बार कैंसिल होगा तो ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास में 5 बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू ये 10 ऊपर जाके यानी कि 10⁻6, ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा। इसने क्या बोला है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, और हमें पता होना चाहिए कि कोई भी एक आवेश Q होता है किसी किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है, V वेग से गति करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो लगता है बेटा F = QVB। कितना लगता है F = QVB, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। Q की वैल्यू हमारे को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसने बोला इलेक्ट्रॉन बेटा पूछा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो बेटा होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। वेलोसिटी इसकी दे रखी है 10⁻5 दे रखी है, और B की वैल्यू हमारे को पता है कितना 5 इंटू 10⁻6। इसको बेटा हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। सर यहाँ पे वैसे तो देखा जाए तो QVB sin थीटा होता है, थीटा क्या होता है, V और B के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ पर जो एंगल बेटा निकल गया V की डायरेक्शन ये होगी, B की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, थीटा कितना बनेगा 90 का, तो sin 90 कितना होता है 1 होता है, यानी कि हमारे पास में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे QVB वाला, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ से पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से आपने पॉइंट को उड़ा दिया, यानी कि 16/10 लिखेंगे, 16/10 का मतलब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अपन 4 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 16 बच्चे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻19 है, और ये माइनस का 6 यानी माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस के 25 में से 4 यानी कि 10⁻21 बेटा ये आंसर निकल के आ जाएगा। देख लो इसमें कौन सा आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻, इसको लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं 10⁻20 करके लिख सकते हैं, ये बेटा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ओके, अगला थर्ड वाला करते हैं, बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन था, इतना कोई टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। अरे बेटा थर्ड जो दे रखा है ना, देखो बच्चा ने क्या किया होगा, स्क्रू गेज को देखा होगा, कभी प्रैक्टिकल तो किया नहीं उसने, और देख करके छोड़ दिया होगा, लेकिन इतना फर्जी क्वेश्चन था, देखना आप इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, एक स्क्रू गेज है, जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है,
मुख्य पैमाने का इसने पाठ्यांक दे दिया, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक दे दिया, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक दे दिया। मुख्य पैमाना कितना दे रखा है 0, कितना दे रखा है बेटा 0, 0, 0 mm करके दिया हुआ है। ओके, फिर लिखा वर्तीय पैमाने का पाठ्यांक दे दिया, वर्तीय पैमाने का पाठ्यांक दे दिया, वर्तीय पैमाने का पाठ्यांक दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 52 खाना। कितना दे रखा है 52 खाना। तो बेटा किस तरीके से निकालते, कोई भी रीडिंग कैसे निकालते हैं, तार का व्यास। अरे तार का व्यास कैसे लिखेंगे बेटा, तार का व्यास निकालने का तरीका होगा, वो होगा हमारे पास में एक तो होगा मुख्य पैमाना, क्या होगा मुख्य पैमाना प्लस वृत्ताकार पैमाना, ठीक है, प्लस वृत्ताकार पैमाना, इन दोनों का टोटल करेंगे तो वहां से बेटा आंसर निकल के आ जाएगा। अरे मुख्य पैमाना बेटा कितना है 0 है, प्लस वृत्ताकार पैमाना कैसे निकालते हैं, तो वृत्ताकार पैमाना निकालने के फॉर्मूला होता है खानों की संख्या इंटू अल्पतमांक, खानों की संख्या इंटू अल्पतमांक। तो बेटा सर अल्पतमांक कहाँ से निकालेंगे, तो अल्पतमांक निकालने का तरीका होगा, अल्पतमांक निकाला जाता है कुल खानों की संख्या अपन में, मतलब चूड़ी अंतराल अपन में कुल खानों की संख्या। चूड़ी अंतराल इसने दिया हुआ है कि मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर जो दे रखा है उसको 100 भागों में डिवाइड किया गया है। वृत्तीय पैमाने के 100 खानों के संगत है, यानी कि 1 mm है वो 100 खानों के बराबर है। मतलब आपको क्या करना, तो एक खाना कितने mm के बराबर होगा वो पता कर लो आप। एक खाने का पता करना कि अरे यार भाई सीधी सी बात है कि 100 खाने बराबर 1 mm, तो एक खाने में कितना mm आ जाएगा 1 mm बटा 100। हमारे को 52 खानों में रीडिंग निकालनी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, यहाँ पे अपन 100 का भाग देंगे तो 0.52 आएगा, और यहाँ पर आंसर आएगा mm में, कितना आ जाएगा 0.52 mm। और आपको सेंटीमीटर में निकालना है, तो बेटा इसको सेंटीमीटर में निकाला जा सकता है। सेंटीमीटर में जब इसको निकालेंगे तो आप क्या करोगे, सेंटी यानी कि 10 की पावर -2 आना चाहिए, 10 की पावर -2 यानी कि 10 से, देखो mm है ना, 10 की पावर -3 है ना, 10 की पावर -3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा m यानी कि मिलीमीटर है, 10 की पावर -2 लाना है, तो यहाँ तो 10 से गुणा करना पड़ेगा और आपको 10 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 10 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.052 इंटू 10 की पावर -2, इन दोनों को जोड़ करेंगे तो यानी कि मिलीमीटर यानी कि सेंटीमीटर में आंसर बेटा आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो होगा हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अरे देखो बेटा, अरे क्वेश्चन नंबर 4 तो यार इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा रहा है ना, ये भी कैसा था, एक टाइप का बोले तो फर्जी सवाल था, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हमारे को एक फर्जी टाइप का दे रखा है। 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, एक बार हम समय को लिख रहे हैं t से, ठीक है। मुख्य भौतिक राशियां मान लिया जाए तो ऊर्जा की विमा क्या होगी, अरे ऊर्जा की विमा क्या होगी, ऊर्जा की विमा हमारे को निकालनी है कि भाई एनर्जी की विमा क्या होगी। अरे बेटा इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे ना, बाकी तो आप निकालने को निकाल सकते हो, मेथड से करोगे आपको टाइम लंबा लगेगा। अरे भाई आप ऐसा कर लो कि ऊर्जा की विमा क्या होती है, ऊर्जा की विमा बेटा जो होती है वो m1 L2 T-2 होती है। ऑप्शन से चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में जो ऊर्जा है मतलब ये वाली विमा निकल के आएगी, ऑप्शन से चेक कर लो बेटा। जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है F, यानी कि हम लिखेंगे F की विमा m1 L1 T-2। सेकंड वाले ऑप्शन में देखा दे रखा है ए का मतलब होता है त्वरण, त्वरण की विमा होती है L1 T-1। थर्ड वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है T-1। इसको सॉल्व करो आप बेटा, क्या आंसर आएगा, देखो t की पावर -1 और t की पावर -1 माइनस का 2 हो जाएगा, t की पावर -4, यानी कि जो ऑप्शन 1 को चेक करेंगे तो t की पावर -4 आ रहा है और यहाँ पर आना चाहिए t की पावर -2, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा गलत, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, f तो सेम का सेम दे रखा है, इसने ये इनवर्स दे रखा है, इनवर्स का मतलब इसका तो मतलब उल्टा दे रखा है, यानी कि इसको -1 लिखेंगे, इसको +1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे t की पावर +1। यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पे -2 है, ये +2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाना चाहिए t की पावर 0, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, f दे रखा है, यानी कि ये 1 है, इसकी पावर भी 1 दे रखा है, यानी कि L1 T-1 और यहाँ पे दे रखा है 1। यहाँ से हम आंसर चेक करेंगे तो यहाँ से बेटा आएगा सही आ जाएगा ना, m1 L1 और L1 कितना हो जाएगा L2 और T-2, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा t की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में आंसर निकल के आएगा m1 L2 T-2। तो बेटा यहाँ से जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन से बेटा होगा। फिर आते हैं हमारे पास में 5th क्वेश्चन दे रखा है बेटा, बड़ा फर्जी दे रखा है। देखो एक वृहत फोकस दूरी तथा वृत्त द्वारक का लेंस दूरदर्शी के अभिदर्शक के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें बोला है कि हम कोई भी एक दूरदर्शी लेते हैं, उसके अभिदर्शक के लिए जो लेंस काम में लेते हैं
उसका जो फोकस दूरी होता है वो ज़्यादा रखते हैं और उसका द्वारक भी ज़्यादा रखते हैं। पहला ऑप्शन क्यों रखते हैं, देखो एक वृत्त द्वारक गुणता तथा दृश्यता के लिए योगदान करता है। हाँ, दृश्यता का मतलब होता है कि उसकी जो विजिबिलिटी होगी इमेज की, अरे हम द्वारक बढ़ा लेंगे, कोई भी लेंस है उसका द्वारक बढ़ा लेंगे तो उस द्वारक पर ज़्यादा मात्रा में किरणें टकराएगी, ज़्यादा मात्रा में टकराएगी और किसी स्थान पर जाकर के मिलेगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में किरणें एक ही स्थान पर मिलेगी, यानी कि जो एक ही स्थान पर जो तीव्रता होगी इमेज की, है ना, वो इमेज की तीव्रता ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है। सेकंड दे रखा है, एक वृत्त क्षेत्रफल का अभिदर्शक उपयुक्त प्रकाश संग्रहण क्षमता का कारक होता है। ये भी बात सही है, अरे द्वारक बड़ा होगा तो उसकी ज्यादा मात्रा में प्रकाश को संसूचक करेगा ना, उसको कैप्चर करेगा। ठीक है, ये भी अच्छा सही है ऑप्शन। थर्ड दे रखा है, एक वृत्त द्वारा उत्तम विभेदन प्राप्त करता है। ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि इसमें जो बेटा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। हम देखते हैं 6 जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा 6 भी बड़ा मतलब अपन कह सकते हैं इतना टफ तो नहीं है, ठीक है, एवरेज अपन मान सकते हैं 6 वाले को भी। देखो 6 वाला क्या दे रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। 6 वाले को बेटा हम सॉल्व करते हैं। नगण्य कार्य फलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर लैम्बडा तरंग दैर्ध्य की एक विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है। एक हमारे पास में नगण्य कार्य फलन है, यानी कि एक प्रकाश संवेदी सतह है। ठीक है, एक हमारे पास में प्रकाश संवेदी सतह है जहां से फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसके ऊपर एक लैम्बडा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यहाँ पर आपतित होता है। ठीक है, तो ठीक है, यदि सतह से उत्सर्जित अहम द्रव्यमान की फोटो इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्बडा डी हो तो अच्छा इसमें बेटा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो हमें पता होना चाहिए कि आपतित होने वाले जो फोटोन होता है उसकी ऊर्जा 2 भागों में खर्च होती है, यानी कि आपतित होने वाली फोटोन की ऊर्जा E इज इक्वल टू वो तो एक तो कार्यफलन के रूप में खर्च होती है प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी के रूप में खर्च होता है। यहाँ से इसने बोला है कि इसका कार्यफलन तो 0 है, यानी कि पूरी की पूरी जो एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में जाएगी। ठीक है, ई का मतलब होता है आपतित होने वाले फोटोन की ऊर्जा, और आपतित होने वाले फोटोन की ऊर्जा को लिखेंगे h न्यू से लिखेंगे। अब न्यू क्या होता है, c बाय लैम्बडा, तो हम लिखेंगे एस सी अपॉन में लैम्बडा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर। अरे बेटा ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा को यदि संवेग की फॉर्म में लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, ऊपर नीचे m से गुणा कर देते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, अरे ये क्या बन जाएगा संवेग, जिसको क्या लिखेंगे p स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 2m। तो यहाँ से बेटा हमारे पास में बनेगा एस सी अपॉन में लैम्बडा p स्क्वायर अपॉन में, अरे p की जगह क्या होता है हमें पता है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या कहता है, डी ब्रॉगली की परिकल्पना कहती है कि हमारो किसी कण का संवेग दे रखा है तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है लैम्बडा, और हम उसका d दे रखा है इसने कि उत्सर्जित होने वाले फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा d है, तो लैम्बडा d इक्वल टू क्या आएगा, h अपॉन में p आ जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल टू बेटा क्या आएगा, p इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन में लैम्बडा d। इसने दे रखा है कि जो उत्सर्जित होगा ना इलेक्ट्रॉन उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा d है, तो यहाँ पे अपन p की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे p का स्क्वायर करना है, यानी कि h का स्क्वायर अपन में इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि लैम्बडा d का स्क्वायर करेंगे इंटू 2m करेंगे। ओके, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको बेटा हम काट देंगे। देखो यहाँ पे क्या कटेगा, h से h कट जाएगा। ठीक है, h से h कट गया तो यहाँ से हमारे पास में बनेगा लैम्बडा d का स्क्वायर इंटू 2m बनेगा इंटू c इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में h बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा लैम्बडा बचेगा, तो h इंटू लैम्बडा लिखेंगे, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, लैम्बडा d निकालना है, लैम्बडा d का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में h लैम्बडा अपॉन में 2mc आ जाएगा, और इसका अंडर रूट लेना है, क्या लेना है बेटा, अंडर रूट लेना है। तो यहाँ से हमारे पास में इसने ऑप्शन पूछा है कि लैम्बडा डी स्क्वायर, ठीक है, इसने क्या बोला है कि लैम्बडा इज इक्वल टू, अरे लैम्बडा इज इक्वल टू इस h को इसके नीचे भेजूंगा तो ऑप्शन ये बन जाएगा ना, लैम्बडा इज इक्वल टू आ जाएगा 2mc अपॉन में h इंटू लैम्बडा डी स्क्वायर। अरे फर्स्ट ऑप्शन बेटा हमारा सही हो जाएगा, यहीं से सही हो रहा है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बड़ा लल्लू दे रखा है, ये तो मैंने क्लास में पढ़ा रखा है बेटा, जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे उससे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा। अरे मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि जो यदि मेरे पूरे वीडियोस देख लेता है, जो 12th क्लास के अंदर मैंने जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास के अंदर और 11th के अंदर यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ यदि वो अच्छे से पढ़ लेता है, प्रॉपर नोट्स बना करके पढ़ लेता है, तो नीट के क्वेश्चन तो उसके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसको अलग से कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं। R1 तथा R2 त्रिज्या के 2 आवेशित गोलीय चालक एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। हमारे पास में एक गोला चालक ये है, एक गोलीय चालक ये है, इसकी त्रिज्या बेटा दे रखी है R1 और एक ही गोलीय चालक की त्रिज्या दे रखी है R2। ठीक है, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है σ1, इसका दे रखा है σ2। ओके, इसने बोला है कि दोनों को तार से जोड़ दिया जाता है,
तो आपको बोला गया कि सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है भाई। तो इसको बेटा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जब हम दोनों को तार से जोड़ेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इसका विभव ज्यादा है और इसका विभव कम है, तो आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। यानी कि कब तक होता रहेगा यह प्रवाह, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। यानी कि जब इसका विभव और इसका विभव बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा। और उस कंडीशन में मान लेता हूं कि इसके ऊपर आवेश Q1 आ गया है और इसके ऊपर आवेश Q2 आ गया है। चलो इस कंडीशन में दोनों का विभव बराबर होगा, तो दोनों का विभव बराबर कर दो। इसका विभव क्या लिखेंगे, V1 से, इसके विभव को क्या लिखेंगे, V2 से, दोनों विभव बराबर कर दो। अब इसका विभव कैसे लिखेंगे, अरे सतह का विभव क्या होता है, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे बहुत सिंपल है ना, के की अपन में आर से किसी भी गोले की सतह का विभव निकालना है, के क्यू बाय आर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे के क्यू बाय आर, तो लिखेंगे के, आवेश कितना Q1 अपॉन में त्रिज्या कितनी इसकी R1, इसका क्या लिखेंगे के Q2 अपॉन में R2। अरे के से के कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन में R2। अरे पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है, तो Q1 को क्या लिख सकते हैं, Q1 को लिखा जा सकता है सिग्मा 1 इंटू A1। अरे सिग्मा 1 A1 लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा 2 A2, ठीक है R2। अरे सिग्मा 1 इंटू A1 का मतलब होता है इसका एरिया, इसका एरिया कितना आएगा, अरे 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। यानी कि ऐसा बेटा लिख देंगे R1 इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा सिग्मा 2 4 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा R2। इसको सॉल्व करेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। तो यहाँ से हमारे पास में आंसर आएगा सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 इज इक्वल टू आएगा R2 अपॉन में R1। बेटा हमारा जो ऑप्शन होगा, देख लो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और ये भी एक लल्लू टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, बहुत मतलब ऐसा कह सकते हैं ना मॉडरेट टाइप का था, इतना टफ नहीं था, जितना बच्चे बता रहे हैं उतना लेवल का तो था ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं हम। हाँ, चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह किस दिशा में गति करेगा। अरे यार यहां पर है हमारे को एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर किसी आवेश प्लस Q को रखा गया है, यहाँ पर आवेश किसी माइनस Q को रखा गया है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। इसको जैसे आप फ्री छोड़ोगे तो ये कौन सी दिशा में गति करेगा, अरे ये तो कोई भी बता सकता है ना। अरे जैसे फ्री छोड़ोगे ये इस डायरेक्शन में गति करेगा, अपने आप गति करेगा ना, क्योंकि प्रकृति के अंदर हर वस्तु ये चाहती है कि उसका स्थायित्व बढ़े, और स्थायित्व बढ़ने के लिए वो अपनी ऊर्जा कम से कम करना चाहती है, यानी कि वो उस दिशा में गति करेगा जहां पर उसकी ऊर्जा कम से कम हो, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। कम से कम पोटेंशियल एनर्जी कौन से डायरेक्शन में होगा, जहां पर विभव कम से कम होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो विभव कम होगा ना, इस डायरेक्शन में विभव कम होने का मतलब उसकी स्थिति ऊर्जा कम होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, यानी कि अपन बोलेंगे वो दाई तरफ गति करेगा और उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका बेटा इसको सोल्व करने का ये भी हो सकता है, देखो ये कौन सा आवेश है प्लस Q, ये कौन सा है माइनस Q। हमें पता है कि किसी आवेशों को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है F बराबर QE, वीडियो में मैंने बता रखा है। इस पर भी फोर्स लगेगा F बराबर QE, इस पे भी फोर्स लगेगा F बराबर QE, और ये भी पता होना चाहिए कि धनावेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋणावेश पर जो बल लगेगा F बराबर QE वो विपरीत दिशा में लगेगा। एक फोर्स आएगा F1, एक फोर्स आएगा F2। इन दोनों में से इस पर लगने वाला बल ज्यादा होगा, इस पर लगने वाला बल कम होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम तो फोर्स भी कम। ये वाला फोर्स ज्यादा, ये वाला फोर्स कम। नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में मिलेगा बेटा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा और अपने आप करेगा तो इसकी स्थिति ऊर्जा घटेगी। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन यदि कोई भी ऐसा मतलब हमारे पास में प्रोसेस जो अपने आप हो रहा है तो इसकी स्थिति ऊर्जा घटती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये चौक है, अपने आप नीचे जा रही है, मतलब इसकी ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। और ऐसा कैसे, यदि मैं इस चौक को ऊपर लेके जा रहा हूँ यानी कि मेरे को काम करना पड़ेगा, और ये किया गया कार्य इसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि करेगा। क्लियर है, तो काम अपने आप हो रहा है मतलब स्थिति ऊर्जा घटेगी। तो इसका बेटा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा दाईं तरफ गति करेगा, क्योंकि इसकी स्थिति ऊर्जा घटेगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दे रखा है एक वर्णी 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले, ठीक है, एक हमारे को प्रकाश दिया हुआ है। 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या क्या होगी, जबकि वह 3.3 × 10⁻³ वॉट शक्ति उत्सर्जित करता है। देखो शक्ति का मतलब क्या होता है, इसने दे रखा है पावर। क्या दे रखा है, पावर। पावर हमारे को दे रखा है 3.3 × 10⁻³ वॉट। वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड।
यानी कि 1 सेकंड के अंदर इतनी ऊर्जा निकालेगा। 1 सेकंड, हम मान लेते हैं कि 1 सेकंड की बात करें, इतनी ऊर्जा, टोटल ऊर्जा इतनी निकाल रहा है, तो कितने फोटोन निकालेगा ये पूछ रहा है। अरे 1 फोटोन की मैं ऊर्जा मान लेता हूं, 1 फोटोन की जो ऊर्जा है वो क्या है, 1 फोटोन की ऊर्जा को मैंने मान लिया, 1 फोटोन की ऊर्जा को मैंने मान लिया इज इक्वल टू एच न्यू है। तो 1 सेकंड के अंदर में, 1 सेकंड के अंदर मान लेते हैं कि n फोटोन निकलेंगे, तो n फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, n फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, n इंटू एच न्यू होगा कि नहीं होगा। अरे 1 फोटोन की ऊर्जा एच न्यू मान लेते हैं, तो n फोटोन की कितनी हो जाएगी, n एच न्यू। ये 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा निकल रही है, और वो दे रखा है कि 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा निकलती है, 1 सेकंड के अंदर इतनी ऊर्जा रिलीज कर रहा है, और 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा यहाँ से n मान करके करे तो ये ऊर्जा आनी चाहिए, और ये दे रखी है इसने, यानी कि हमारे को दे रखा है n एच न्यू इज इक्वल टू दे रखा है 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू निकालनी है, तो 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में h लिखेंगे, और इसको लिखेंगे c अपॉन में लैम्बडा। क्या लिखेंगे, c अपॉन में लैम्बडा। तो हम लिखेंगे 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू लैम्बडा, हमारे को बेटा दे रखा 600 नैनोमीटर, यानी कि 600 नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस 9 लिखेंगे, नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस 9 लिखेंगे, अपॉन में h की वैल्यू बेटा क्या होगी 6.6, इसने दे रखा है कि 6.6 मानना है, इंटू 10 की पावर माइनस 34 कंसिडर करना है, और c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको बेटा सॉल्व कर लो, इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, 2 बार कटेगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 100 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 100 बार। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -9 और -3 -12 यानी कि 10 की पावर माइनस का 10 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की घात -34 है, ये 8 है यानी कि 26 आएगा, 10 की घात -26, तो ऊपर जाएगा +26 यानी कि 10 की घात 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की घात 16। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है 1 हमारा सही हो जाएगा बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला लिखा हुआ है बेटा, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा तो समझ नहीं कह सकते, 10वां दिया हुआ है कि एक वस्तु है n आवर्ती सरल आवर्त गति करती है। लो भाई साहब, फिर एक फर्जी सवाल दे दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा, इसको रब कर दे। यहाँ पे बेटा इसने जो सवाल दे रखा है वो सवाल हमारे को दे रखा है कि एक वस्तु n आवर्ती से सरल आवर्त गति करती है, n आवर्ती से सरल आवर्त गति करती है, तो इसका विस्थापन का समीकरण क्या होता है, a sin ओमेगा t। इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ कि इसको एक दोलन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है 10 सेकंड का, तो यहाँ पे टाइम क्या लिखोगे 20 सेकंड। अब इसने बोला है कि इसकी स्थिति ऊर्जा, अरे स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 करके लिखेंगे, ठीक है, क्या होता है के वाई स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होता है। इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ बेटा आपने भी देखा होगा, सरल आवर्त गति के अंदर मैंने पढ़ा रखा है, ग्राफ इसका बेटा जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। अरे ये जो घटना है ना, जो घटना आपकी यहाँ पे जो हो रही थी, एक बार हो रही थी, वो घटना अब की बार क्या होगा, अरे ये जो माइनस वाला है आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो ये प्लस में चला जाएगा, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। यानी कि जो घटना आपकी यहाँ पर एक घटना 10 सेकंड में हो रही थी, वही घटना 10 सेकंड के अंदर एक बार और 2 बार हो रही है, रिपीटेशन। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, कोई भी घटना कितनी बार हो रही है, जैसे दोनों में सेम टाइम इंटरवल, ये घटना 10 सेकंड में एक बार हो रही थी, यहाँ पर 2 बार हो रही है, यानी कि इसकी आवृत्ति डबल हो जाएगी, यानी कि इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा वो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन आ जाएगा 4th, ठीक है बेटा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी सतह से प्लायन वेग v है, समान द्रव्यमान घनत्व तथा पृथ्वी के त्रिज्या के 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह के सतह से प्लायन वेग होगा। प्लायन वेग बेटा कितना होगा ये हमारे को निकालना, बेटा इसको रब कर दूं क्या, ओके भाई, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है, बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी सतह से प्लायन वेग। अरे भाई प्लायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, √2gr होता है, क्या होता है √2gr, ठीक है। या फिर अपन g की वैल्यू को लिखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है gm अपॉन में r स्क्वायर आता है ना, r से r कैंसिल हो जाता है, तो ये फॉर्मूला होता है। यदि हमारे को g दे रखा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m दे रखा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और हमारे को पता है कि m का फॉर्मूला क्या होता है, m का मतलब होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। वो हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान को निकालने का फॉर्मूला होता है घनत्व इंटू आयतन। में घनत्व मान लेता हूँ रो है, इंटू आयतन बेटा क्या आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में, यहाँ पे क्या ले रखा है r, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को जो मिलेगा वो बेटा मिलेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा g, यहाँ पे आ जाएगा रो, और यहाँ पे बेटा आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको बेटा 8 कर दो आप, ठीक है, g रो हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा पाई भी आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर का आप बाहर ले लो।
इसने क्या बोला है कि समान द्रव्यमान घनत्व, यानी कि एक दूसरा ग्रह ले रहे हैं, एक दूसरा हम ग्रह ले रहे हैं जिसका घनत्व सेम है, यानी कि पृथ्वी का घनत्व और इसका घनत्व सेम है, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट। इसने बोला अरे जी तो कांस्टेंट होता ही है वैसे 6.67 × 10⁻12, ठीक है ना। यहाँ से मतलब जो भी होता है -7, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, यहाँ से आर की वैल्यू अलग होगी, यानी कि v समानुपाती करके क्या लिखेंगे अपन, v समानुपाती करके r लिखेंगे। और इसने बोला है कि एक ऐसे ग्रह से फेंका जाता है जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुना है। तो यहाँ से अपन त्रिज्या का मान 4 गुना रखेंगे तो प्लान वेग भी 4 गुना आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा जो बेटा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक कप पानी टी मिनट में 90 से 80 डिग्री तक ठंडी होती है। इसने बोला है कि एक कॉफी टी मिनट में 90 से 80 तक, अरे इसने दे रखा है कि टी समय में, कितने समय में, टी समय में उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री से 80 डिग्री तक हो गया, 90 डिग्री से 80 डिग्री हो गया, यानी कि 10 डिग्री का डिक्रीमेंट हो गया, यानी कि 10 डिग्री उसका टेम्परेचर कम हो गया है। जब कमरे का ताप 20 था, इसने बोला कि उसी कमरे के ताप पर समान तरह के कप में कॉफी को 80 डिग्री से 60 डिग्री में कितना होगा। अब इसने बोला है कि 80 डिग्री से 60 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा। अरे सीधी सी बात है कि न्यूटन की शीतलन का नियम पड़ा होगा कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसकी जो ठंडा होने की दर होती है वो भी कम हो जाती है। यदि मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ये जो 10 डिग्री का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है इसको टाइम 5 लगेगा, तो अगली बार जो बेटा जो टाइम लगेगा ना वो कितना लगेगा, तो इसका जो डबल होगा उससे भी ज्यादा लगेगा, यानी कि 2t से ज्यादा आंसर आना चाहिए। बेटा क्या आना चाहिए, 2t से आंसर ज्यादा आना चाहिए, ये तो फिक्स है। अरे इसको टाइम t लगेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, अरे 80 से 60 हो रहा है ना, तो इसका जो टाइम लगेगा वो 2t से ज्यादा लगेगा, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल है और हमें पता है कि यहाँ पे टाइम t लगेगा तो यहाँ पे जो 2t आएगा, क्योंकि दर तो कम हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा उसकी तुलना में। और ये t समय में हो रहा था तो ये 2t समय से भी कम आंसर इसका निकल के, मतलब 2t से भी ज्यादा टाइम लगेगा इसको। तो ऑप्शन के अंदर देख लो जो 2t से ज्यादा आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। देख लो जैसे अपन बात करें ऑप्शन नंबर 1 में क्या आएगा 0.13, 10/13, ये तो आंसर लेस देन 1 आएगा, सेकंड भी लेस देन 1 आएगा, थर्ड आएगा वो 1.3 आएगा, ये भी खोटा हो गया। ऑप्शन नंबर 4, अरे इसका आ रहा है 2.6 टाइम, अरे ऑप्शन से ठीक होगा बेटा, इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। समान अक्ष के अनुदिश d दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ए, इसने बोला है कि एक हमारे पास में एक दे रखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ये हमारे को दिया हुआ है। एक दूसरा दे रखा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस भी रखा गया, जो इससे d दूरी पर रखा गया। कितनी दूरी पर रखा गया है, d दूरी पर हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है, और इसकी फोकस दूरी दे दी 5 सेंटीमीटर। अरे अवतल लेंस की फोकस दूरी तो माइनस में लिखेंगे ना बेटा, ध्यान होना चाहिए, उत्तल के लिए प्लस में लिखते हैं। ओके, इसे बोला कि यदि ए पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज बी से निकलने पर भी समांतर पुंज रहती है। अरे यहां से जब आपतित हो रहा है तो वो समांतर आपतित हो रहा है, कैसा आपतित हो रहा है, समांतर, तो यहां से यहां पर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसने बोला कि जब यहां से ये निकल रहा है तो भी कैसा निकल रहा है, समांतर ही निकल रहा है, इसने ऐसे बोला है। यानी कि इनका प्रतिबिंब देखो, इस लेंस की बात करें तो इसके लिए वस्तु यहां पर होगी। अरे प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। अरे समांतर कहां से आती है बेटा, अनंत से आती है, यानी कि यहाँ पे जो वस्तु होगी u वो कहां पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी, और माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे। इसका प्रतिबिंब इसके द्वारा बनेगा, यहाँ पे कहां पे बनेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो इस लेंस के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे 1/f = -1/u + 1/v वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 1/f का मान बेटा कितना दे रखा है, 20 = -1/u। अरे u का मान बेटा कितना दे रखा है, माइनस का इन्फिनिटी प्लस 1/v। अरे v का मान निकाल दो, ये पूरा क्या बन जाएगा, 0, तो 1/20 = 1/v, यानी कि v का मान कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यानी कि इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी प्लस में आ रहा है, इधर बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ओके, यानी कि ये इसके लिए वस्तु का काम करेगा, ये पता कर लेते हैं। चलो, इसने बोला है कि इस लेंस
ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो अनंत मतलब समांतर हो रही है, यानी कि जब जाकर के मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, अनंत पर जाकर मिलेगी। यानी कि हमारे को एक हिंट्स दे रखी है। हिंट्स क्या दे रखी है बेटा, वो हिंट्स दे रखी है कि इनका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, यानी कि हमारे को दे दिया v इज इक्वल टू इन्फिनिटी और इधर बनेगा यानी कि प्लस में इन्फिनिटी लिखेंगे। इसकी फोकस दूरी दे दी बेटा क्या, माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो इसकी स्थिति निकाल लेते हैं कि इसके सामने जो वस्तु है वो कहाँ है, ये पता कर लेते हैं। तो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। अरे f की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 5 माइनस का 1/u। अरे ये तो निकालना है कि इसके सामने प्रतिबिंब वस्तु कहाँ है, ठीक है, प्लस 1/v। अरे v का मान क्या है, इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस से माइनस कैंसिल, u इक्वल टू क्या मिला, प्लस का 5 सेंटीमीटर। मतलब बेटा ये हुआ कि जो वस्तु है वो प्लस में 5 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि जो वस्तु रखी होगी इसके सामने वो यहाँ कहीं ना कहीं रखी होगी, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये जो वस्तु है ना, ये वास्तव में देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना होगा वही प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य किया होगा। और हमें पता है कि इसके द्वारा जब ये इसके लिए इस लेंस के लिए प्रतिबिंब है और ये दूरी हमने निकाली, तो बेटा कितनी निकल के आई है, 20 सेंटीमीटर निकल के आई है ना, ये वाली टोटल दूरी। और ये हमारे पास में 5 आई, तो ये बेटा कितनी निकल के आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन इसके अंदर से बेटा हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। अरे क्वेश्चन नंबर 14 तो बेटा आपको सीधा सीधा मैच करवाना है। इसने क्या बोला है, गैस के अणुओं का वर्ग माध्यम मूल वेग क्या होगा। अरे गैस के अणुओं का वर्ग माध्यम मूल वेग होता है, वो होता है बेटा हमारे पास में, देखिए यहाँ पे हम इसको मैच करवाएंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास में √3 RT अपन में आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब क्या, यानी कि ए का क्यू के साथ में मैच हो जाएगा। देखो ए का क्यू के साथ में कौन कौन सा मैच हो रहा है, या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या ऑप्शन 4 होगा, यानी कि वैसे ही सेकंड और थर्ड तो हमारा कट हो जाएगा। फिर इसने बोला बी के साथ में, बी के साथ में कौन सा मैच होगा बेटा, पहले वाला 1/3 NM v का बार का स्क्वायर, ये होता है आरोपित दाब का फॉर्मूला, यानी कि बी के साथ में क्या आ जाएगा बेटा, p आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। देख करके आपको टिक करना है, बाकी ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं, अरे ध्रुवीय अणु कैसे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं जिनका एक फिक्स एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उन्हें हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु बोलते हैं। जैसे पहला, जो द्विध्रुव आघूर्ण केवल तभी प्राप्त करते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित, अरे खोटा हो गया। सेकंड, जिनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये हमारा सही है। तीसरा तो वैसे ही खोटा है और चौथा भी खोटा है। चलो 16 वाला करते हैं। 16 बेटा दे रखा है कि एक रेडियो सक्रिय नाभिक है, एक, अरे यहाँ से बेटा जो निकलेगा Z-1 है, तो यहाँ पर Z आना चाहिए, यानी कि इसके साथ में +1 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का टोटल करोगे Z-1 और +1 तभी तो Z मिलेगा इसके बराबर, यानी कि यहाँ पे +1 आना चाहिए। और +1 किसका होता है, E का होता है। और E क्या, +1 जब होता है तो इसे बोला जाता है प्लस बीटा कण, और यहाँ पे -1 होता है तो हम बोलते हैं माइनस बीटा कण बोलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यदि आपको भी इसको भी फर्दर सॉल्व करना तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम इसको लिखेंगे। इसने क्या बोला है कि बीटा का जो विघटन हो रहा है Z-1, ठीक है, वो किस में टूट रहा है, Z-3C में टूट रहा है। अरे बेटा सिंपल है, यहाँ पे Z-1 है तो यहाँ पर भी Z-1 आना चाहिए। Z-1 तभी आ जाएगा जब यहाँ पे 2 हो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2He4। देखो दोनों का टोटल करो, अब वापस से आपको Z-1 मिल जाएगा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कण। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कण। इसने बोला है कि जो C है हमारे पास में, ये भी आगे टूट रहा है Z-3, किसमें बेटा टूट रहा है, इसने लिखा है Z-2 में, Z-2 और D में टूटा, तो इसके साथ में क्या निकलेगा बेटा, अरे इसके साथ में क्या निकलेगा, यहाँ पे Z-3 है तो यहाँ पर भी Z-3 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे -1 होगा। -1 किसका होता है, अरे -1 किसका होता है, बताइए बेटा, -1 किसका होता है, माइनस बीटा कण का होता है। जब -1 हो तो माइनस बीटा कण, +1 हो तो प्लस बीटा कण, और ऐसा हो तो अल्फा कण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 जो बेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक विभवमापी परिपथ में 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल 36 सेंटीमीटर तार की लंबाई पर संतुलित बिंदु देती है। यदि 2.5, अरे बेटा E1/E2 = L1/L2, ऐसा भी कोई सवाल देता है क्या,
E1 का मान दे दिया इसने कि भाई E1 यानी कि 1.5 वोल्ट, E1 की वैल्यू दे दी इसने 1.5 वोल्ट। संतुलित लंबाई यानी कि L1 मिल रही है 36 सेंटीमीटर। यदि हम E2 यानी कि 2.5 वोल्ट का ले लेते हैं तो संतुलित लंबाई क्या मिलेगी? अरे ये पूछा है, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है। E1 की वैल्यू क्या बेटा 1.5, E2 की वैल्यू बेटा क्या 2.5, L1 की वैल्यू क्या बेटा 36, L2 की वैल्यू हमारे को निकालनी है। इसको सॉल्व कर लो। अरे पॉइंट से पॉइंट उड़ गया तो L2 बराबर बेटा क्या मिलेगा 36 इंटू 25/15, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 12 बार, बार दिया 36 यानी 12.60, कितना आ जाएगा L2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल करते हैं 18 नंबर। अरे 18 नंबर भी बड़ा मतलब अपन कह सकते हैं सिंपल ही है। इसने एक बेटा हिंट्स दे रखी है आपको, इसको बेटा रब कर दो क्या? ओके, इसने बेटा यहां पे एक आपको हिंट्स दे दी। क्या हिंट्स दे दी? कि विराम अवस्था t बराबर 0 से एक छोटा ब्लॉक चिकने नत समतल से नीचे की ओर खिसकता है। ठीक है, विराम अवस्था यानी कि आपको प्रारंभिक वेग दे दिया u बराबर 0। ओके, और इसने बोला कि समय अंतराल t बराबर n-1 से t बराबर n के बीच में, यानी कि 1 सेकंड का समय अंतराल दे रखा है और उसके बीच में तय की गई दूरी कितनी है? Sn है। यानी कि वो nवें सेकंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? nवें सेकंड की बात कर रहा है कि उसमें जो तय की गई दूरी है वो Sn है। अरे भाई nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला होता है u + 1/2 a2n-1, और इसने बोला है कि nवें सेकंड में ये दूरी तय करता है। इसने u का मान 0 दे रखा है तो फॉर्मूला हमारे पास में ये आ जाएगा। इसने बोला है कि n+1 क्या होगा, यानी कि यदि nवें सेकंड में ये दूरी तय करेगा तो 1 सेकंड और एक्स्ट्रा उसके आगे वाला सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो हम लिखेंगे Sn+1। अरे nवें सेकंड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो n+1 के लिए n+1 रख दो यहाँ पे, यानी कि a2n+1 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 a2n+2-1, तो यहाँ से मिलेगा बेटा 1/2 a2n+1 आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास में Sn+1। इसने बोला कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, यानी कि इसमें इसका भाग दो, ये मर गया, ये मर गया, आंसर आएगा 2n-1, 2n-1 अपॉन में 2n+1। ऑप्शन चेक करो बेटा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट नहीं सॉरी फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, 90 दे रखा है, आपको कथनों पर विचार करना है। कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। हाँ, एक जेनर डायोड उत्क्रम अभिनति में जुड़ा है जब विभव नियंत्रक की तरफ प्रयुक्त होता है। सही बात है, जब किसी भी जेनर डायोड को मतलब अपन काम में लेते हैं तो उसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। सही स्टेटमेंट है ये तो, जब वोल्टेज रेगुलेटर के लिए अपन काम में लेते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है। पीएन संचय का विभव राशि 0.1 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट के बीच में होता है। अरे कोई जरूरी नहीं है 0.1 और 0.3, 0.7 भी हो सकता है विभव राशि, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा अर्धचालक ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा तो बेटा मैंने क्लास में भी इसको सॉल्व करवाया हुआ है। जो भी बेटे मेरे पास में कोचिंग आते हैं उनको मैंने क्लास में ये सॉल्व करवा के रखा हुआ है। 20 नंबर क्या दे रखा है बेटा, देखो ये इस टाइप का दे रखा है। यहाँ पे हमारे को दे रखा है ए पॉइंट और यहाँ पे दे रखा है बी पॉइंट। ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी। ये देखो एक कॉन्सेप्ट बेस पे है, आपको इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि आप देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, देखो अब इसको बैटरी से जोड़ोगे, बैटरी से आप इसको जोड़ोगे, यानी कि इसका विभव जो होगा, यदि मैं इसका विभव 5 मानूंगा तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, यहाँ पर भी कितना होगा 5, यहाँ पर भी कितना होगा 5, यहाँ पर भी कितना आएगा 5। अरे इसका विभव 5, इसका विभव 5, दोनों का विभवांतर क्या 0। क्या इसमें धारा बहेगी क्या? ये कोई चार्ज होगा क्या? नहीं होगा, ये कोई काम का नहीं है, भले ही जोड़ दिया हो, क्योंकि धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि यहाँ पर दोनों का विभव बराबर है। यानी कि ये हमारे पास में कोई काम का नहीं है,
ये सी और ये सी दोनों काम में आएंगे और दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं और समांतर क्रम में दोनों का जो टोटल आएगा आंसर वो दोनों का जोड़ते हैं, यानी कि सी और सी कितना हो जाएगा 2C, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इसने बोला है कि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतनी ही है जितनी पी टाइप अर्धचालक में कोटर की सांद्रता है। ठीक है। दोनों पर बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, दोनों में धाराओं के अनुपात की तुलना कीजिए। दोनों की सांद्रता बेटा बराबर दे रखी है, तो इसने बोला है कि दोनों की आपको तुलना करनी है। देखो धारा की बात करें, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, नाई वीडी, वीडी को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू ई करके लिख सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की धारा लिखेंगे तो फॉर्मूला ये लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, या फिर एरिया दोनों का सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। हम होल्स की धारा की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, एन एच ए ई म्यू एच ई। इसने बोला है कि दोनों पर विद्युत क्षेत्र बराबर है, दोनों की सांद्रता बराबर है, ओके, एरिया दोनों का बराबर होगा, आवेश दोनों का बराबर होगा। गतिशीलता को हम चेक करेंगे यहाँ पे, अरे जिसकी गतिशीलता ज्यादा उसका धारा भी ज्यादा बहेगी उसकी। तो बताओ गतिशीलता किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का, हल्का होता है तो उसकी गतिशीलता ज्यादा होती है, क्योंकि गतिशीलता का फॉर्मूला होता है E/m। अरे द्रव्यमान ज्यादा गतिशीलता कम, द्रव्यमान कम गतिशीलता ज्यादा, और द्रव्यमान कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, तो ये वाली धारा ज्यादा होगी। और जो होल्स होते हैं उनका द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसकी वजह से इनकी धारा कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की धारा ज्यादा होगी, होल्स की धारा कम होगी। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन किस में है, एन टाइप के अर्धचालक में है ना, तो एन में बहने वाली धारा ज्यादा होगी, पी में बहने वाली धारा कम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अरे क्वेश्चन नंबर 22 भी सीधा सीधा पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 भी सीधा सीधा पूछा गया है, इसको भी बेटा हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया है वो बेटा हमारे को पूछा गया है, दिए गए प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत V बराबर हमारे को दे दिया, V बराबर V0 sin ओमेगा t हमारे को बेटा दे दिया। सी धारिता का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, इसने बोला कि धारिता के प्लेटों के बीच में विस्थापन धारा कितनी होगी। अरे विस्थापन धारा, यहां पर एक कैपेसिटर जोड़ दिया, यहां पे आपने किसी वोल्टेज को जोड़ दिया, V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, ये तो कर सकते हो ना। अरे हमें ये पता हो रहा है यहाँ पे जो कंडक्शन धारा बहेगी IC और यहाँ पर जो विस्थापन धारा बहती है ये दोनों तो बराबर होती है ना। अरे जब हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम की बात करते हैं बबुआ, तो वहां से हम लिख सकते हैं कि जितनी धारा यहाँ पर आएगी उतनी धारा यहाँ से जानी चाहिए, यानी कि ID का जो मान होगा वो IC के बराबर होगा। अरे सिंपल सा। और IC कैसे निकालते हैं, अरे ग्राफ याद होना चाहिए, IC निकालने का, अरे IC का इक्वेशन बना दो ना, IC का इक्वेशन यहां से बना सकते हैं। कंडक्शन धारा कैसे लिखते हैं, अरे हमें ये पता होना चाहिए कि धारा होती है जब संधारित्र जुड़ा हुआ होता है, केवल उस कंडीशन में जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, लीड करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। इसको हम क्या लिख सकेंगे, ठीक है ना बेटा, IC बराबर क्या आ जाएगा, I0, अरे ये क्या हो जाएगा 90 प्लस ओमेगा t है ना, इसको लिखेंगे cos ओमेगा t करके लिख देंगे I0। अरे बाप रे, I0 का मतलब होता है उसमें बहने वाली अधिकतम धारा। अधिकतम धारा बेटा कैसे निकालते हैं, अधिकतम वोल्टेज अपॉन में धारितीय प्रतिघात, इसका फॉर्मूला होता है ना cos ओमेगा t। और इसका फॉर्मूला क्या है, x = 1 ओमेगा c, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1 ओमेगा c। ओमेगा c कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि ओमेगा c × V0 cos ओमेगा t। और यही हमारे पास में कंडक्शन धारा होगी और यही हमारी क्या होगी, विस्थापन धारा होगी। तो बेटा इसका ऑप्शन देख लो, आपको इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 23 पर आता है, अरे 23 तो सीधा पूछा गया है। एक मोटी धारावाही केबल में धारा I इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर समान रूप से बहती है, तो केबल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन केबल अक्ष से r दूरी के सापेक्ष प्रदर्शित किया गया है। अरे भाई हमें पता होना चाहिए, ये हमारे पास में तार है, इसमें जो धारा है वो एक समान रूप से बहती है, धारा एक समान रूप से बहती है, तो अंदर यदि अपन बात करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है r के। बाहर की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होता है समानुपाती 1/r। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बेटा अंदर के लिए ग्राफ समानुपाती वाला बनेगा, बाहर वाला ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती वाला बनेगा, यानी कि ये ग्राफ निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 भी जो बेटा दिया गया है बड़ा इजी दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखो एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 सेंटीमीटर खींची जाती है। एक स्प्रिंग को यदि अपन 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो 5 सेंटीमीटर तक विस्थापित होती है, यानी कि F बराबर kx। अरे यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। F का मान दे रखा है 10, k आपको निकालना है, x दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से k निकल के आ जाएगा 10 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर -2। अरे सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा। यहाँ से बेटा हमारे पास में जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 200 न्यूटन पर मीटर। इसको आगे अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसे बोला है कि जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान को इससे लटकाया जाता है तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। अरे आवर्तकाल का फॉर्मूला भाई गली गली में बच्चा कर रहा है इसको, तो 2πm/k, इसको लगाओ आप 2π इंटू एम की वैल्यू दे रखी है, इसने कितना दे रखा है 2 kg, k की वैल्यू दे रखी है 200। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा 100। अरे 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3.14 अपॉन में 10, यहाँ से बेटा आएगा 6.28 अपन में 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.628, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तो सीधा सीधा आपके नोट्स में दे रखा है, वहां से आप इसको देख सकते हो। 25 आपके सीधा सीधा नोट्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ बेटा देखो। अरे समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी D है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, तो धारिता में एकत्रित ऊर्जा कितनी होगी। अरे ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C। अरे C क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो गली गली में बच्चा कर रहा है इसको, है ना, A एप्सिलॉन अपन में D। अरे V क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, वो क्या होता है ED। क्या होता है V बराबर ED का स्क्वायर करना, यानी कि E स्क्वायर D स्क्वायर, D से D कैंसिल, तो आंसर मिलेगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D। A को पीछे ले लो, AD आ जाएगा। अरे ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन बेटा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं 26 बेटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 26 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। हाँ, इसमें दे रखा है कि M द्रव्यमान तथा D घनत्व की एक छोटी गेंद का वेग ग्लिसरीन से भरे बर्तन में डालने पर कुछ समय बाद अचर हो जाता है। अचर का मतलब कांस्टेंट हो जाता है वेग, और उस वेग को बोला जाता है सीमांत वेग। बियॉन्सी फोर्स आपने पढ़ा होगा। अरे यहाँ पर एक ग्लिसरीन है, ठीक है, ऐसे बोला है कि ग्लिसरीन से भरे बर्तन में डाल दिया जाता है किसी गेंद को। एक गेंद है हमारे पास में जिसका घनत्व कितना है D है, ये यहाँ तक आएगी और इसका वेग कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद में। तो जब वेग कांस्टेंट होता है तो हमें पता है कि नीचे की ओर लगने वाला फोर्स mg, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स उत्प्लावन बल प्लस श्यान बल, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसने बोला कि श्यान बल में मान लेता हूँ कि F है, प्लस उत्प्लावन बल यहाँ पे लिखेंगे उत्प्लावन बल, जिसको मैं बियॉन्सी फोर्स से लिख रहा हूँ, है ना, FB इज इक्वल टू क्या होगा, नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण mg से लिखेंगे हम। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, mg माइनस FB। m का मतलब होता है बॉल का द्रव्यमान। अरे बॉल का भार है ना mg, तो द्रव्यमान भी किसका लिखेंगे, बॉल का लिखेंगे। बॉल का द्रव्यमान बेटा आप कैसे निकालने वाले हो, तो बॉल का द्रव्यमान, तो अभी चलो इसको ऐसा ही रहने दो आप, mg माइनस, अरे FB का मतलब होता है, FB का बेटा मतलब क्या हुआ, FB का मतलब होता है कि ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल बेटा किसके बराबर निकल के आएगा, उत्प्लावन बल का हमारे पास में बेटा जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा विस्थापित किए गए द्रव के आयतन के बराबर। विस्थापित किए गए द्रव का आयतन कितना होगा, आयतन का जो भार होगा उसके बराबर। मैं मान लेता हूँ कि उसका द्रव्यमान m है, जो हमारे पास में द्रव्यमान द्रव है उसका द्रव्यमान m है, ठीक है। तो हमारे पास में उसका घनत्व मैं मान लेता हूँ कितना है, D है, इनटू उसका आयतन आ जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई। हमारे पास में बॉल है, इसका इसने त्रिज्या भी दे रखी है क्या, और इसने इसका घनत्व आधा दे रखा है, तो इसका द्रव्यमान घनत्व आधा दे रखा है, तो mg/2 भी लिख सकते हैं ना सीधा सीधा। तो यहाँ से हमारे पास में आंसर आ जाएगा mg/2 करके।
को बोलेगा सर ये फोर्स कैसे निकला? अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या, mg। m क्या होता है? जो द्रव विस्थापित हुआ है उसका द्रव्यमान। अरे द्रव का द्रव्यमान निकालना है, कैसे निकालेंगे? घनत्व कितना है? d। और इसने दे रखा है कि घनत्व इसका जो है वो d/2 है। जो द्रव दे रखा है ना उसका घनत्व ये है 4/3। आयतन को मैं मान लेता हूँ v है इंटू जी करके। अरे यहाँ से ये मिलेगा। और आपको इसका निकालना है तो क्या निकालेंगे हम? और इसका जो हमारे को द्रव्यमान निकालना है m बराबर है, m क्या है? बॉल का द्रव्यमान। बॉल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? बॉल का घनत्व इंटू बॉल का आयतन। अरे बॉल का आयतन कितना होगा? v, यानी कि यहाँ से द्रव्यमान आएगा dv और यहाँ से द्रव्यमान आएगा dv/2, यानी कि इसका द्रव्यमान होगा, ये वाला द्रव्यमान होगा वो जस्ट इसका आधा हो गया, यानी कि हम m/2 लिखेंगे। यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास में mg/2, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, x दिशा में संचित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा क्रमशः विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की सही संभव दिशाओं को प्रदर्शित करता है? इसने बोला कि x दिशा में संचित हो रही है, ठीक है। इसका जो वेग दिया हुआ है वो दे रखा है इस दिशा में। तो इसने बोला कि कौन सा संयोजन विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र B की सभी संभव दिशाओं को प्रदर्शित करता है। अरे ये आई कैप डायरेक्शन कौन से निकल के आ रही है? आई कैप। अरे जो V निकल के आ रहा है वो आई कैप में निकल के आ रहा है, यानी कि हमारे पास में ये होना चाहिए, ये मान लिया कि E है, ये मान लिया B है हमारे पास। और हमें पता होना चाहिए कि जब E क्रॉस B करते हैं, अरे V का वैल्यू कैसे निकलता है हमारे को पता होना चाहिए, कैसे निकलता है? E क्रॉस B से निकलता है, यानी कि जब भी हम E क्रॉस B करेंगे तो वो आंसर बेटा हमारे पास में क्या आना चाहिए? इनका जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर आई कैप आना चाहिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमारे को दे दी आई कैप, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आना चाहिए वो आई कैप डायरेक्शन में निकल के आना चाहिए। तो बेटा इसको हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला देखते हैं तो J+K लिखा हुआ है, सेकंड वाले में लिखा है E का मान दे रखा है J+K, फिर कॉमा करके B का मान दे रखा -J-K, यानी कि आप बेटा माइनस को बाहर ले लोगे तो अंदर आएगा J+K। अरे J+K और J कैप प्लस कैसे, J कैप प्लस K कैप दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल, और पैरेलल होगा तो आंसर तो 0 मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे गलत हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में क्या दे रखा? -J+K, दूसरा भी दे रखा -J+K। इन दोनों का भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, आंसर 0 मिलेगा। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, J+K, इनका भी आप मल्टीप्लाई करोगे। अरे थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है? J+K, J+K, ठीक है। इन दोनों को आप यदि इसको E मान ले तो इसको B मान ले तो अरे दोनों एक जैसे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम निकल के आएगी ना, दोनों पैरेलल है भाई, दोनों पैरेलल है तो इनका भी आंसर क्या मिलेगा? 0, आई कैप नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन 4 ही बचेगा। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। अनुगमन वेग। अरे बेटा अनुगमन वेग क्या होता है? हम लिख सकते हैं I बराबर NIEVD। अनुगमन वेग को हम लिख सकते हैं यहाँ से I/NAE लिख सकते हैं क्या बेटा? यहाँ से देख लो अनुगमन वेग VD का फॉर्मूला। अरे बेटा देखो यहाँ से हम अनुगमन वेग का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। यहाँ से अनुगमन वेग दिया हुआ है बेटा, यहाँ से निकल के नहीं आएगा तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं अनुगमन वेग का बेटा एक और भी फॉर्मूला हमारे पास में होता है, वहाँ से भी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बेटा इसका जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है विद्युत प्रतिरोधकता। हमें पता है कि VD = ऐसा भी होता है, आपको याद होना चाहिए, E होता है, फिर टाउ होता है, फिर M होता है, फिर E होता है और फिर यहाँ पे E होता है। तो ऑप्शन यहाँ से चेक कर सकते हो कि R आएगा। A के साथ में बेटा कौन सा होगा? अनुगमन वेग का फॉर्मूला ये भी होता है, यानी कि ऑप्शन R इससे मैच होगा। R तो सभी में आ रहा है A के साथ में। दूसरा विद्युत प्रतिरोधकता बेटा क्या निकल के आएगा? अरे हमें पता है कि E = ρJ होता है, तो रो बराबर निकल के आएगा E/J, यानी कि B का S आएगा। देखो B का S 2 में आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है। चलो आगे वाला भी हम चेक करते हैं। विश्रांति काल बेटा क्या होता है? विश्रांति काल आप निकाल सकते हो प्रतिरोधकता से निकाल सकते हो। अरे रो बराबर बेटा क्या होता है?
m होता है, e होता है, n होता है, e स्क्वायर होता है, टाउ होता है। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू लिखाया जा सकता है m e अपॉन में n a स्क्वायर रो, ये भी आप लिख सकते हो। और ये जो ऑप्शन बेटा हमारा जो मैच हो रहा है, ये ऑप्शन हमारे मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर पी, यानी कि सी के साथ में हमारा पी आ जाएगा। यहाँ पर एरिया बेटा नहीं होता, ये भी ध्यान रखोगे ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो आएगा वो आएगा सी के साथ में पी और डी के साथ में क्यू आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 29 पर आते हैं बेटा। 29 दे रखा है कि दिखाए गए चित्र के अनुसार एक L प्रेरकत्व का प्रेरक, एक C धारिता का धारित्र, एक R प्रतिरोध का प्रतिरोधक V वोल्ट विभवांतर के प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ओके, LCR पर विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है तथा 40 वोल्ट का है। इसने बेटा दिया हुआ है, इसने बेटा जो दे रखा है उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे जो बेटा दिया हुआ है वो हमारे को क्या दिया हुआ है, L दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, C दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, R दे रखा है, यहाँ पर वोल्टेज दे दिया आपको 40 वोल्ट, यहाँ पर आपको वोल्टेज दे दिया 10 वोल्ट और यहाँ पर आपको वोल्टेज दे दिया 40 वोल्ट। अरे परिणामी वोल्टेज कैसे निकालेंगे? अरे इन तीनों का टोटल जो वोल्टेज निकालेंगे इसका फॉर्मूला होता है बेटा, गली गली में बच्चा कर रहा है, क्या लिखेंगे, VL माइनस VC, यानी कि 40 में से 10 गया, 30 का स्क्वायर करो प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे, आंसर क्या मिलेगा बेटा हमारे को यहाँ से V इक्वल टू हमारे को मिलेगा 30 का स्क्वायर 900 यानी कि 40, यानी कि यहाँ से आंसर हमारे को मिलेगा बच्चा 50 वोल्ट। ये हमारे को किसका वोल्टेज मिला, तीनों का वोल्टेज, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, यानी कि जो वोल्टेज की आप यहाँ पे बैटरी लगा रहे हो उसका हमारे को ये RMS मान मिलेगा। ओके, इसने बोला है कि LCR श्रेणी परिपथ में प्रवाही धारा, LCR श्रेणी परिपथ में प्रवाही धारा हमारे पास में दे रखा है 10√2 है। कितनी धारा है, 10√2 है। ये हमारे को मैक्सिमम मान दे रखा है। तो हम VRMS कैसे निकालते हैं बेटा, VRMS निकालने का फॉर्मूला होता है IRMS। अरे वर्ग माध्य मूल धारा कैसे निकालेंगे अपन, अरे 10√2 अपॉन में √2 करके भाग दे देते हैं अधिकतम धारा में, तो हमारे पास में बेटा आंसर निकल के आ जाएगा 10। कितना निकल के आ जाएगा, 10। ये हमारे पास में धारा निकल के आ गई, ठीक है। और ये हमारे को दे रखा है वोल्टेज। ओके, तो इसमें इसका भाग दे देंगे तो हमारे पास में बेटा आंसर आएगा R, यानी कि आपको निकालना इम्पेडेंस, प्रतिबाधा निकालनी है। तो फॉर्मूला होगा V अपॉन में I, V का मान 50, I का मान 10, आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर प्रतिरोध आ जाएगा 5 ओम। हमारे पास में ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला। अगला दे रखा है 30 नंबर, एक रेडियो सक्रिय न्यूक्लियोइड की अर्ध आयु 100 घंटे है। ठीक है, आपको 100 घंटे दे रखी हैं। 150 घंटे के बाद प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग क्या होगा। अरे उसकी अर्ध आयु आपको दे रखी है 100 घंटे। बेटा कितनी दे रखी है, 100 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, 100 घंटे का हमारे को टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं कि अरे यार ये तो 100 घंटे की अर्ध आयु का मतलब ये होता है कि उसको आधा होने में 100 घंटे का लगता है और उसका भी आधा, अरे मैं कह रहा हूं कि उसको आधा होने में 100 घंटे लगता है, यानी कि हमारे को दे रखी है कि 100 घंटे में एक अर्धायु होगी, 200 घंटे में 2 अर्धायु कंप्लीट हो। अरे 150 घंटे दे रखा है, कितनी अर्धायु हो जाएगी, 3/2। कितनी हो जाएगी, 3/2। अरे टाइम आपको दे दिया कितना, 3/2 कैपिटल T। ओके, अर्धायु की संख्या दे रखी है, हमारे को n पता चल गया कितना, 3/2। तो इसने बोला है कि प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग क्या होगा। अरे फॉर्मूला होता है R0 अपॉन में 2 की पावर n, और n का मतलब होता है अर्धायु की संख्या। अर्धायु की संख्या कितनी है, 3/2। अरे डेढ़ है भाई, R0 अपॉन में 2। अरे इसकी पावर अपन देखो 3/2 का मतलब 3 को अंदर ले लो, 2 को बाहर ले लो। अरे 1/2 बाहर रहेगा। ओके, 2 की घात 3 कितना हुआ, 8। 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा, अरे 2 की घात 3 8। 8 का क्या है, 1/2, क्योंकि 3/2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 गुणा 1/2 करके, यानी कि यहाँ पे आएगा 8। 8 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2/2। इसका आंसर आ जाएगा R0 अपॉन में 2/2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4th वाला। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन में 2/2 गुणा हो जाएगी। 31 हमारे को दे रखा है, ये भी बड़ा एक फर्जी टाइप का सवाल दे रखा है। 31 में बेटा क्या दे रखा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। 31 देख लेते हैं। हाँ,
समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तथा समान पदार्थ के समांतर क्रम में जुड़े हुए चारों तारों का तुल्य प्रतिरोध 0.25 ओम है। 4 वायर दे रखे हैं बेटा जिनका प्रतिरोध एक जैसा है, फिर कि मैं एक का आर मानूंगा तो सभी का आर मानना पड़ेगा, और क्योंकि सभी की लंबाई समान, सभी का क्षेत्रफल समान, सभी का पदार्थ समान, तो प्रतिरोध भी सभी का समान होगा। और इन चारों को आपने समांतर क्रम में जोड़ के रखा हुआ है। यदि मैं मान लेता हूं कि इसका आर है, इसका आर होगा, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, और इन सभी का आपको रिजल्ट दे रखा है, इन सभी का जो रिजल्ट निकल के आ रहा है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वो आपको दे रखा है 0.25 ओम। अरे निकाल सकते हैं ना इसका आर, अरे 0.25 कैसे आएगा? यदि मैं मान लेता हूं कि इनका आर है तो आर डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर बाय एन होता है कि नहीं? अरे आर डैश दे दिया, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जब सभी समान मान के प्रतिरोध होते हैं तो फॉर्मूला होता है आर बटा एन। आर डैश दे दिया आपको 0.25, आर की वैल्यू आपको निकालनी कि भाई आर कितने का होगा अपन में एन, एन का मतलब कितने जोड़े हैं 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास में एन का मान 4 रखेंगे, 4 का गुणा इससे होगा यानी कि 1 ओम, यानी कि एक तार का प्रतिरोध कितना आ गया 1 ओम। 1 ओम इसका भी होगा, 1 ओम इसका भी होगा, 1 ओम इसका भी होगा और 1 ओम इसका भी होगा, और चारों का वापस से सॉल्व करोगे आंसर आपको 0.25 मिल जाएगा। इसने बोला कि चारों तारों को हमने कैसे जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। अरे श्रेणी क्रम में तो गली गली में बच्चा कर रहा है, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, आंसर क्या मिलेगा 4 ओम। अरे चारों का टोटल करना है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। ई तथा जी ऊर्जा है तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करते हैं, तो ई बटा जी की विमा क्या होगी? अरे ई क्या है ऊर्जा, जी क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अरे ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बल इंटू विस्थापन, क्या लिखेंगे बल इंटू विस्थापन। अरे जी का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू गुरुत्वाकर्षण वाले फॉर्मूले से निकालो, बल इंटू दूरी का स्क्वायर अपॉन में द्रव्यमान का स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है। अरे बल से बल मर गया। अरे विस्थापन दूरी का स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, दूरी इंटू दूरी करके। अरे विस्थापन भी एक दूरी होती है, ये भी दूरी है, दूरी से दूरी कैंसिल, ये दूरी बचेगी और द्रव्यमान ऊपर जाएगा, यानी कि द्रव्यमान ऊपर गया। द्रव्यमान के लिए हम विमा क्या लेते हैं एम, क्या लेते हैं एम, तो एम टू ऊपर आएगा, ये दूरी नीचे रहेगी, दूरी के लिए लिखते हैं एल, तो आंसर आएगा एम टू एल माइनस 1। देख लो ऑप्शन कौन सा इसमें दिया हुआ है, इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, और ये हमारे को ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहां पे दे रखा है, एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 किलोग्राम पर सेकंड की दर से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई से पानी गिर रहा है। अरे यहां से पानी ऐसे गिर रहा है 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 किलोग्राम पर सेकंड। अरे यहां से जो पानी गिर रहा है ना 15 किलोग्राम, एक सेकंड में कितना गिर रहा है 15 किलोग्राम द्रव्यमान गिर रहा है नीचे। ओके, गिरता है। घर्षण के कारण प्रारंभिक निवेशी ऊर्जा के 10% भाग की हानि हो जाती है। टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाती है? अरे भाई भारी जी सवाल है। ठीक है, टोटल ऊर्जा निकाल लो इसकी। टोटल ऊर्जा का 90% ही ये काम में ले रहा है शक्ति। ठीक है, तो कितनी शक्ति उत्पन्न करेगा? तो टोटल ऊर्जा निकाल लो। टोटल ऊर्जा कैसे निकालेंगे? एम जी एच करके इनटू 90%, यानी कि 90 अपॉन में 100। अरे 10% तो लॉस हो रहा है ना, इसका 90% टोटल ऊर्जा एम जी एच। अरे एम द्रव्यमान जब एच ऊंचाई पर होगा तो उसके पास में ऊर्जा कितनी होगी? एम जी एच होगी। उसका 90% ही काम में आ रहा है इसको घुमाने के लिए। तो इसने बोला है कि कितनी शक्ति उत्पन्न की जाती है, तो हम लिखेंगे एम का मान कितना दे रखा बेटा 15 किलोग्राम। ओके, किलोग्राम है ना, ग्राम में लिखते हैं। जी का मान कितना दे इसने दे रखा 10 लेना है। एच का मान कितना दे रखा 60 मीटर दे रखा है, 60 मीटर ले लो। 90 अपॉन में 100। अरे ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिलेगा बेटा हमारे को 15 नामे कितना हो गया 135। अरे यहाँ से कितना हो जाएगा 135, 9 चंगे 54, 54 का इसे 540, 540 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 15 के 15 चौक 60 और 55 से 81, यानी कि 8100 वाट। यदि हमें किलो वाट में लिखना है तो हम लिखेंगे 8.100 इंटू 10 की पावर 3
देखिए आंसर हमारे पास में बेटा आ जाएगा, वो आ जाएगा 8.1 किलो वॉट। ये आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है बेटा, यहां पर एक प्रिज्म दे दिया है। प्रिज्म के ऊपर एक प्रकाश की किरण यहां पर आपतित होती है, लंबवत आपतित हो रही है, और इसका आवर्तनांक दे रखा है √3। यहां पर एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो फिर तो इसको कर लेंगे अपन। ठीक है, इसने बोला है कि निर्गत कोण का मान क्या होगा जब ये किरण यहां से बाहर निकलेगी, तो उस समय एंगल क्या होगा। देखो लंबवत आपतित हो रही है, और हमें पता होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधी सीधी पार हो जाती है। यानी कि ये किरण सीधी सीधी पार हो जाएगी, ऐसे पार होगी। जब ये किरण यहां पर आएगी, अब क्या होगा बेटा, सबसे पहला काम है आपको अभिलंब बनाना। मैंने यहां पर एक अभिलंब बना दिया बेटा। फिर क्या होगा, हमें पता है कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले अभिलंब बना दिया, अभिलंब से दूर हटने का मतलब ऐसे हट जाएगी। ये एंगल हमारे को पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, R है। ये एंगल में क्या मान लूंगा, I मान लूंगा। अरे बेटा ये एंगल 60 है, यदि मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं, ये 60 है, तो ये भी बेटा कितना बनेगा, 60 का बनेगा। ये बेटा कितने का बनेगा, 90 का। अरे ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये 30 का बनेगा। I का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, अब तो सिंपल है, अब आप इसको सोल्व आगे कर सकते हो। अरे स्नेल का नियम लगा लो। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 1 μ2 = sin I। अरे I का मान कितना है, 30 डिग्री अपॉन में sin R। R का मान कितना है, निकालना है। इसको क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन में μ1 करके लिख सकते हैं। sin 30 कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। sin R हमारे को निकालना है। μ2 का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है उसका आवर्तनांक, अगर हवा में जा रही है तो क्या लिखेंगे, 1। μ1 का मतलब किससे आ रही है, किसमें जा रही है, तो अपन बोलेंगे कांच से हवा में जा रही है, तो हवा का लिखेंगे 1 और कांच का लिखेंगे √2 दे रखा है बेटा। कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो अपन लिखेंगे 1 2 sin R। अरे यहाँ से बेटा हम काटेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, √2। sin R को इधर भेज दो, तो sin R बराबर क्या बेटा, क्या निकलेगा, 1 अपॉन में √2 मिलेगा। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे sin R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, अरे 45। क्या निकल के आएगी बेटा, 45। बस ये हमारे पास में आंसर निकल के आ गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बेटा रब करते हैं इसको। ओके, 35 क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। इसने बोला कि एक 240 द्रव्यमान का संख्या का नाभिक प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के 2 खंडों में टूटता है। एक हमारे को नाभिक दे रखा है जिसका द्रव्यमान संख्या 240 है और ये टूट रहा है, 2 में टूट रहा है। इसकी द्रव्यमान संख्या 120 है और इसकी द्रव्यमान संख्या भी 120 है, इसमें टूटता है। टोटल द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो वापस से 240 हो जाएगा। अखंडित तथा खंडित नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः, इसने बोला कि अखंडित तथा खंडित नाभिकों की, इसने बोला है कि इनकी जो नाभिकीय ऊर्जा है खंडित यानी कि 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनकी जो एनर्जी है वो है प्रत्येक न्यूक्लियन की, प्रति न्यूक्लियन की कितनी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बोल रहा है कि प्रक्रम में कुल प्राप्त बंधन ऊर्जा कितनी होती है। अरे बंधन ऊर्जा बेटा कैसे निकाली जाती है, कुल इसकी ऊर्जा में से इनकी ऊर्जा में से इनकी ऊर्जा को हम घटा देंगे। तो बेटा कैसे निकालेंगे, देखो प्रति न्यूक्लियन की, अरे 120 क्या है, न्यूक्लियन की संख्या, ये भी क्या है, न्यूक्लियन की संख्या, यानी कि इनकी टोटल न्यूक्लियन की संख्या कितनी होगी, 240। एक न्यूक्लियन की कितनी है, 8.5, तो 240 की कितनी हो जाएगी, 240 × 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगी उत्पाद की, माइनस क्रिया कारक की कितनी हो जाएगी बेटा, क्रिया कारक की हम निकाल लेते हैं। अरे यहाँ पे प्रति न्यूक्लियन की ये दे रखे हैं, अरे न्यूक्लियन की संख्या कितनी, 240, एक न्यूक्लियन की इतनी होती है, तो 240 की कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 240 × 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे। अरे 240 इसमें भी है, 240 इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा बेटा 8.5 माइनस यहाँ पर आएगा 7.6। अरे इसमें 8.5 में से माइनस का 7.6 गया, यानी कि 290 × इसे अपन लिखेंगे 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 0.9 से इसका मल्टीप्लाई करो, यानी कि यहाँ पर बेटा 10 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 आ जाएगा, 3 9 दूनी 18, 3 21 आ जाएगा, ये हमारे पास में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ से देख लो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो बेटा आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका जो वीडियो है मैं सेकंड पार्ट के अंदर इसका मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और यदि आप वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। It's not a game, it's a rich thing.